तो दोस्तों मेरा नाम है पुष्पेंद्र गौर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना AS19 का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज। ओके, हमने ये खत्म कर दिया था सजेस्टिव कंडीशंस तक। अब देखते हैं अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज। दोस्तों, अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी फाइनेंस लीज में? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुक्स ऑफ लेसी। लेसी की बुक्स में कैसे अकाउंटिंग होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। सो फॉलोइंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ द लेसी। लेसी के बुक्स में कैसे क्या हुआ दोस्तों? सबसे पहले लेसी क्या करता है यहाँ पे, जब भी कोई असेट लेता है लीज के ऊपर तो सबसे पहले क्या एंट्री करता है? असेट अकाउंट डेबिट टू लेसर, ठीक है, ब्रैकेट में लीज लाइबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ जो अमाउंट लिखेगा ना वो क्या लिखेगा? तो दोस्तों वो अमाउंट जो ये यहाँ पे लिखेगा ना वो लिखेगा लोअर ऑफ द, लोअर ऑफ किस चीज का? फेयर वैल्यू ऑफ द लीज असेट। ठीक है, एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, जब लीज स्टार्ट हो रही है तब। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसी। मतलब लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम लीज पेमेंट्स क्या होते हैं वो, और फेयर वैल्यू जो उस असेट की है वो विच एवर इज लोअर। और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम लीज पेमेंट सबको पता है भाई क्या होते हैं? फिक्स पेमेंट जो कि मिलने वाले हैं वो, देने वाला है वो, और गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू। ठीक है, अगर वो परचेज नहीं कर रहा असेट को और परचेज कर रहा है तो फिक्स पेमेंट जो लीज के देने वाला है वो, और परचेज प्राइस। ठीक है, of that asset. Okay. So on the date of the inception of the lease, lessee should show it as an asset. Asset show करेगा वो, ठीक है, and corresponding liability क्या show करेगा? क्या? lower of the क्या? fair value of the lease asset and present value of minimum lease payments. Okay. तो अभी ये एंट्री करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू की जाएगी दोस्तों वो किस से की जाएगी? कौन सी रेट से की जाएगी दोस्तों? वो इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट से की जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड विद अ डिस्काउंट रेट इक्वल टू इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट इन अ लीज। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट निकालनी पड़ेगी, और वैसे तो निकली हुई देगी आपको, क्वेश्चन में देगा वो कि ये इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट है, इससे क्या करो? डिस्काउंट कर दो। ठीक है, दिस इज प्रैक्टिसेबल टू डिटरमाइन। अगर इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट निकाली हुई है, प्रैक्टिसेबल है, निकाल सकते हो तो वो यूज करेगा। इफ अगर ये मतलब प्रैक्टिसेबल नहीं है कि आप इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट निकाल नहीं पा रहे, तो फिर क्या करेगा? लेसी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज करेगा। ठीक है, ओके दोस्तों, याद रखना, इट इज नॉट appropriate टू प्रेजेंट द लाइबिलिटी फॉर अ लीज्ड असेट as a deduction from the leased lease present, एक second, it is not appropriate to present the liability for a leased asset as a deduction from the leased asset। मतलब कि इन फाइनेंशियल, मतलब कि आप अपनी जो लीज असेट है ना उसमें से लेस करके नहीं दिखा सकते लीज लाइबिलिटी को, ऐसे नेट ऑफ करके दिखा दिया नहीं भाई। जो लीज लाइबिलिटी है फॉर अ लीज असेट शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली, प्रेजेंट होगी लीज लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट एज अ करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। मतलब कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो आप नेक्स्ट 12 मंथ में जो लीज का पेमेंट करने वाले हो ना उसको तो आपको करंट लाइबिलिटी में दिखाना है, और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है उसको आपको किस में दिखाना है? नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखाना है। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल करके बताऊं क्या? जैसे कि मान लो टोटल लीज लाइबिलिटी जो है ना वो 5 लाख की है। ठीक है, आपको क्या करना है? मतलब जो ये एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर है ये, ठीक है, एंड ऑफ ईयर। अब आप विद इन 12 मंथ में क्या करने वाले हो? ठीक है, 1 लाख का लीज का पेमेंट करते हो आप हर साल, तो आपको 1 लाख जो है ना वो तो किस में दिखानी पड़ेगी? करंट लाइबिलिटी में। ठीक है, लीज लाइबिलिटी, ठीक है, करंट लाइबिलिटी में कितना दिखाओगे? 1 लाख। और नॉन करंट में कितने, क्या दिखाओगे नॉन करंट लाइबिलिटी में? सॉरी, नॉन करंट ऊपर आता है, करंट। ठीक है, तो नॉन करंट में लीज लाइबिलिटी वो ऊपर नीचे जो भी आता है, ठीक है, बता रहा हूँ, खाली 4 लाख दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे। ठीक है, करंट लाइबिलिटी में ऐसे दिखा देना, लीज लाइबिलिटी ही दिखाओगे दोनों में, बट ऐसे इस तरीके से आपको क्या करना है? शो करना है लाइबिलिटी साइड ऑफ योर बैलेंस शीट। ओके गाय, ओके ब्रो, चलो ठीक है। सो नोट भी दे रखा है, द अमाउंट विल बी लोअर ऑफ द टू, फेयर वैल्यू ऑफ द लीज असेट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसी। ओके, लीज पेमेंट्स टू बी अपोर्शनड बिटवीन फाइनेंस चार्ज एंड रिडक्शन, जो बाकी का जो बचा फाइनेंस चार्ज होगा एक तो, ठीक है, और बाकी का जो बचा वो
रिडक्शन हुआ किसमें से, आउटस्टैंडिंग लीज लायबिलिटी। दोस्तों जो लीज का पेमेंट होता है उसमें दो पार्ट होते हैं ना, एक तो फाइनेंस चार्ज होता है उसमें इंक्लूडेड, और एक क्या होता है बाकी का प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट को आपको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग लीज लायबिलिटी में से लेस करना है, ठीक है। जो फाइनेंस चार्ज है ना, टू बी अलोकेटेड टू पीरियड्स ड्यूरिंग द लीज टर्म। दोस्तों जो भी आपका फाइनेंस चार्ज ईयर टू ईयर आप कैलकुलेट कर रहे हो, बैलेंस पीरियड में जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो आपका अप्रोप्रिएट पीरियड को चार्ज होगा, ठीक है। जो फाइनेंस चार्ज जिस पीरियड से रिलेटेड है उसको आपको चार्ज करना है, ठीक है। A finance lease gives rise to a depreciation expense for the asset as well as finance expense for the accounting period. दोस्तों अगर फाइनेंस लीज है तो यहाँ पे लेसी को ये है कि वो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेगा असेट के ऊपर और फाइनेंस एक्सपेंस भी चार्ज करेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो AS10 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही करेगा। अब ये मत बोलना यार दो दो बेनिफिट मिल रहे हैं क्या, वो दिख रहा है आपको। बाकी इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, ठीक है, उसके अंदर समझाऊंगा कैसे क्या हो रहा है ये थोड़ा सा, ठीक है। इफ देयर इज नो रीजनेबल सर्टेनिटी दैट द लेसी विल ऑब्टेन ओनरशिप by the end of the lease term, the asset should be fully depreciated over the lease term. दोस्तों अगर ये मतलब सॉरी अगर ये रीजनेबली सर्टेन नहीं है कि मतलब कि इंसेप्शन ऑफ द लीज के ऊपर कि ये एसेट है ना, मैं मतलब जो लेसी है वो परचेज कर लेगा, तो आपको उस लीज एसेट को क्या करना है, उसको क्या करना है, फुली डेप्रिशिएट कर देना है ओवर द लीज टर्म में, ठीक है। ठीक है ओके। तो कैसे डेप्रिसिएशन करना है आपको, एसेट विल बी रिटेन्ड बाय द, अगर लेसी रिटेन कर रहा है एसेट को तो फिर उसको कैसे डेप्रिशिएट करना है, यूजफुल लाइफ के बेसिस के ऊपर डेप्रिशिएट करो। लेकिन एसेट रिटर्न कर देगा वो, तो फिर क्या करो, यूजफुल लाइफ और लीज टर्म विच एवर इज शॉर्टर, कौन सी कम है उसके ऊपर आपको क्या करना है, इसको डेप्रिशिएट करना है, मतलब यूजफुल लाइफ और लीज टर्म, ठीक है। मान लो उसके यूज विचेवर लोअर में ही तो करोगे भाई, मान लो लीज टर्म तो 10 साल के, इसके उस एसेट की यूजफुल लाइफ ही 6 साल है, तो 6 ईयर में तो डेप्रिशिएट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऊपर तो अजीब तो नहीं बोल दिया था ना, यही बोला था ना, ठीक है दोस्तों। इफ देयर इज नो रीजन सर्टेनिटी दैट द लेसी विल ऑब्टेन ओनरशिप बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म, द एसेट शुड बी फुल्ली डेप्रिशिएटेड ओवर द लीज टर्म और इट्स यूजफुल लाइफ विच एवर इज शॉर्टर, ठीक है, ये तो मैंने बोला। अगर रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं है तो फिर लोअर में करेगा, ठीक है, यूजफुल लाइफ और लीज टर्म विच एवर इज लोअर, ओके। दोस्तों कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अगर इनकर हो रही है इस लीज के लिए, मैं लीज के अंदर एंटर हो रहा हूँ और कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लग रही है मेरी, तो वो भी मैं क्या कर दूंगा, इंक्लूड कर दूंगा मेरी लीज असेट को कैलकुलेट करने में, ठीक है, उसी के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सो इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ऑफन इनकर्ड इन कनेक्शन विद स्पेसिफिक लीजिंग एक्टिविटीज एज इन नेगोशिएटिंग एंड सिक्योरिंग लीजिंग अरेंजमेंट्स। द कॉस्ट आइडेंटिफाइड एज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्टिविटीज performed by the lessee for a finance lease are included as part of the amount recognized as an asset under the lease. Okay दोस्तों, चलो ये हो गया पार्ट यहाँ तक का कि अकाउंटिंग करनी कैसे है, ठीक है, सिंपल था ये, ठीक है। 2-3 चीजें यहाँ याद रखने की है, एक तो ये वाली बात है, और ये कैसे कैसे क्या रिकॉर्ड होगी एसेट, वो वाली बात याद रखनी है, ठीक है। ये जरूर याद रख लेना मेरे भाई, जो ये लोअर ऑफ द है ना, फेयर वैल्यू ऑफ द लीज असेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, ये याद रख लेना बस, ठीक है। अब ये तो क्या है, सिंपल, ये तो मतलब एक तो कॉमन है, ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, ये तो सारी ये जो बाकी इसने बोली है, ठीक है। ये भी हाँ एक काम का जो है पैराग्राफ है, ये भी एक काम का पैराग्राफ है, बस ये लगा मुझे तो, है ना। और ये हाँ ये भी एक काम का पैराग्राफ है, ठीक है। ये भी एक लगता है कि हाँ यार असेट अगर मैं मतलब रिटेन कर रहा हूँ तो फिर मैं यूजफुल लाइफ पे उसे डेप्रिशिएट करूंगा, ठीक है। और अगर सेट रिटेन नहीं कर रहा, वापस दे रहा हूँ, तो फिर यूजफुल लाइफ और लीज टर्म विच एवर शॉर्ट टर्म ही करूंगा, सीधी सी बात है। और हाँ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में भी ये भी थोड़ा सा एक था, बाकी तो फिर बाकी बचा क्या सब कुछ तो हो गया, ओके। दोस्तों अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्या है भाई मेरे, सबसे पहली चीज इसको मैं समझा देता हूं दोस्तों। इंटरेस्ट इम्प्लिसिट हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं, इसको भी समझाता हूं कि क्या है ये इंटरेस्ट इम्प्लिसिट। दोस्तों इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट जो है ना, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट, ये है क्या दोस्तों, ये वो मतलब रेट है, ठीक है, जहां पे क्या होता है कि अगर मैं, ये वो रेट है कि है ना, जो मेरे को जिसमें क्या होता है कि जो मेरा आज
फेयर वैल्यू ऑफ द असेट है ना, फेयर वैल्यू ऑफ असेट है ना, वो इक्वल हो जाता है अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू कर दूं, किसकी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट की कर दूं, ठीक है, मिनिमम लीज पेमेंट की कर दूं, ठीक है, इन मिनिमम लीज पेमेंट की है ना, प्रेजेंट वैल्यू कर दूं प्लस यूजीआरवी कर दूं, यूजीआरवी कर दूं, ठीक है। तो मतलब ये वो रेट है कि है ना, जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, फेयर वैल्यू मतलब मेरी एसेट की जो आज फेयर वैल्यू है वो इक्वल्स हो जाती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी। देखो यहाँ पे द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज द डिस्काउंट रेट दैट एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, मतलब लीज के स्टार्ट में, causes the aggregate present value of minimum lease payments under a finance lease from the standpoint of view of the lessor and unguaranteed residual value occurring to the lessor to be equal to the fair value of the lease asset, ठीक है। मतलब ये वो रेट है जिसमें पीवी ऑफ एमएलपी इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसर, इन ऑफ इन पॉइंट ऑफ लेसर, ठीक है, पीवी निकाल रहा हूं तो क्या हो रही है, वो इक्वल टू हो रही है फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट के, ठीक है। इन शॉर्ट में बोलूं तो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट क्या है, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट आईआरआर है लेसर की। आईआरआर क्या होता है दोस्तों, आईआरआर आपको पता होगा कि ये एनुअलाइज्ड रिटर्न है, मतलब कि मैं अगर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर पैसे लगा रहा हूं तो मुझे एनुअली मतलब कितना रिटर्न मिलेगा वो ये बताता है आईआरआर, ठीक है। अब ये मैं किस प्रोजेक्ट में पैसे लगाऊं किस में नहीं लगाऊं ये उसको डिटरमाइन करने के लिए आईआरआर निकाला जाता है दोस्तों। आपके एफएम का एक सब्जेक्ट होगा है ना, उसके अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से आता है। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। 1 2 3 मान लो, ठीक है, पीरियड 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लो कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आउटफ्लो जो हो रहा है वो 80,000 हो रहा है, ठीक है, और उसके जो इनफ्लोज आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 60,000, सॉरी 50,000, 40,000, 50,000, ठीक है, ठीक है। तो और तो उसकी आईआरआर निकालनी है मुझे, इसकी आईआरआर निकालनी है मुझे, तो मान लो 34% है, ठीक है, इसकी आईआरआर 34% है, ये प्रोजेक्ट है। अब ये क्या है, मैनेजमेंट के ऊपर होता है कि हाँ क्या ये हमारी मतलब ये एनुअलाइज रिटर्न है, मतलब इतना रिटर्न है इस प्रोजेक्ट का। मान लो मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि हम तो बोलते हैं यार 40% रिजल्ट होना चाहिए तब भी हम ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो 34% ही है तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए आईआरआर का यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। एनुअलाइज रिटर्न है कि कितना जल्दी मतलब हमारा पैसा आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये वो है, तो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इज इक्वल्स टू है क्या दोस्तों, आईआरआर, ये लेसर की ही आईआरआर है, ठीक है, ठीक है। और आईआरआर का, आईआरआर क्या होती है, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, क्या होती है, जहां पे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल्स, सॉरी, जो आउटफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट है इज इक्वल्स टू होते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, ठीक है, वो इक्वल हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। वैसे ही है ये इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट भी, कि जो फेयर वैल्यू ऑफ द असेट है उसके इक्वल है, अगर मैं जो भी मेरे को क्या मतलब लेसर को जो भी मिलने वाला है उस असेट से, अगर उनकी मैं प्रेजेंट वैल्यू कर दूं तो, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा ना यहाँ पे। तो वो जो रेट जहां पे ये जीरो हो जाता है, मतलब फेयर वैल्यू ऑफ द असेट इज इक्वल टू हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसर प्लस यूजीआरवी अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, तो उस रेट को क्या बोलते हैं, ये इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट, मतलब कि समझ गए ना आप क्या है ये, ओके। तो दोस्तों इतना ही है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे ये नीचे जो दिखा रखा है इसने क्या कर रखा है, पीवी ऑफ एमएलपी कर रखा है, मिनिमम लीज पेमेंट की है भाई, लीज पहले में एल का मतलब क्या है, लीज रेंटल्स है, ये लीज रेंटल है डिवाइडेड बाय, ऐसे ही तो पीवी निकालते हैं, पीवी, ठीक है। जीआर गारंटी रेसिडुअल वैल्यू वैसे भी आपको पता ही है कि मिनिमम लीज पेमेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसर में इंक्लूडेड होती है, ठीक है। तो ये हो गया, प्लस क्या कर देंगे, ये यूजीआरवी कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कर दिया, फेयर वैल्यू इज इक्वल्स टू होती है पीवी ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस पीवी ऑफ द अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये है। तो ये वो रेट है जहां पे अगर मैं पीवी करूं इन दोनों का तो वो इज इक्वल टू हो जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ द असेट, ठीक है।
तो आप इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट निकालने के लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों। हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके हम ये निकाल सकते हैं दोस्तों। घबराने की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको हर क्वेश्चन में, मतलब वैसे मैंने आज तक जो भी देखा है उसमें हमेशा है ना दिया हुआ ही रहता है यार। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि इंस्टीट्यूट ने पूछा हो कि यार ये इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट भी निकाल के बताओ, है ना? हमेशा दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में आपको, ठीक है? तो ऐसा ही होता है, ठीक है? तो ये था दोस्तों इंटरेस्ट एंड इम्प्लिसिट। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लैंग्वेज में बोल के बताया है, और अभी अपन इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से चलो कंप्यूट करना भी देखते हैं, ठीक है? एक सेकंड में पानी पी लूँ। तो ये देखते हैं अपन, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1 है दोस्तों। अपन इसको एक्सेल में नहीं करेंगे, ऐसे डायरेक्टली समझ लेंगे, क्योंकि अब इसके अंदर ऐसे तो है नहीं कि यार ये एग्जाम्पल ही है, इसको करने का कोई सेंस नहीं है ना, ठीक है? समझना है अपने को खाली, ठीक है? हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है? एनुअल लीज रेंटल्स दे रखे हैं 50,000 के एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है? लीज टर्म कितना है? 5 साल है, मतलब 5 साल तक मुझे 50,000 का ईच ईयर मिलने वाला है। गारंटी रेसिजुअल वैल्यू 25,000, ठीक है? ये है। यूजीआर भी दे रखा है दोस्तों, अनगारंटी रेसिजुअल वैल्यू 15,000 दे रखा है, ठीक है? फेयर वैल्यू ऑफ द असेट दे रखा है एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, बिगिनिंग ऑफ द लीज, कितना? 2 लाख रुपीज दे रखा है, ठीक है? तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट ऑन लीज इज कंप्यूटेड बाय लो। कैसे कंप्यूट कर रहे हैं ये? तो यही बोल रहे हैं भाई, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट ऑन लीज इज अ डिस्काउंटिंग रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स एंड अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू इज 2 लाख, ठीक है? वही तो बोला कि जो फेयर वैल्यू ऑफ द असेट के इक्वल हो जाती है, जब वो रेट जहां प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एंड यूजीआरवी हो जाती है इक्वल, ठीक है? 2 लाख क्या है आपका फेयर वैल्यू ऑफ द सेट, तो इसके इक्वल हो गई अगर ये चीजें, ये दोनों चीजें, ठीक है? ये मतलब ये तीनों चीजें, सॉरी ये 50 और ये 25 और 15, तो क्या हो जाएगा? वो रेट क्या हो जाएगी आपकी? इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट हो जाएगी, ठीक है? तो इन्होंने कैसे बोला है कि दोस्तों यहाँ पे हिट एंड ट्रायल में इन्होंने पहले 10% का रेट का यूज किया है, और इन्होंने क्या करा है यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, ओह सॉरी, ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ इंटरेस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको कैसे यहाँ पे निकालना है। मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है, चलो एक बार के लिए फॉर्मूला देख लीजिए दोस्तों। लोअर रेट जो आप यूज कर रहे हो, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड में दो तीन रेट्स का मतलब वो करना पड़ेगा, जो भी अप्रोप्रिएट हो, मोस्ट सुटेबल हो, वो आपको यूज करनी है। लोअर रेट प्लस हायर रेट, और ठीक है, माइनस लोअर रेट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट लेस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट, ठीक है? मल्टीप्लाई कर देना उसको प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है? मल्टीप्लाई कर देना किससे? प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट लेस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट, ठीक है? तो ये फॉर्मूला है, ठीक है? चलो, अब दोस्तों यहाँ पे इसने बोला कि 50,000, तो 50,000 इसने 5 ईयर के लिए लिख लिया, ठीक है? और यहाँ पे इसने 15,000 क्या बोला था? रेसिजुअल वैल्यू है, तो वो 5 ईयर पे लिखेगा। और यहाँ पे 15,000 है, सॉरी 25,000 है और 15,000 है, तो ये भी 5 में लिखेगा, ठीक है? इसने फिर क्या कर दिया? डिस्काउंटिंग रेट निकाल दी, ये 5 साल की निकाल दी, कैलकुलेटर पे आप चाहो तो निकाल सकते हो, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 2,14,340, ठीक है? ओके, उसके बाद में इसने सोचा कि ठीक है, पीवी ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स एंड गारंटी रेसिडुअल वैल्यू एट गैस रेट उसने क्या लगाई? फिर उसके बाद में 14 लगा दी, ठीक है? मतलब कुछ भी लगा सकता है वो, 13 भी लगा सकता था, बट इसने 14 लगा दी, ठीक है? ओके, सो उसके बाद में इसने वापस से 14 की रेट के ऊपर क्या कर दिया? पीवी निकाल ली, 192 360 आ गई, ठीक है? तो अब मैंने जो फॉर्मूला लगाया था, बताया था आपको, देखो लोअर रेट, तो इसने लोअर रेट लिखा प्लस हायर रेट लेस लोअर रेट डिवाइडेड बाय वैल्यू एट लोअर रेट लेस वैल्यू एट हायर रेट, ठीक है? यही था ना, पीवी ऑफ लोअर रेट, ठीक है? पीवी ऑफ लोअर रेट माइनस पीवी एट हायर रेट, मल्टीप्लाई कर दो पीवी एट लोअर रेट माइनस आउटफ्लो फेयर वैल्यू। दोस्तों यहाँ पे माइनस किससे करना है भाई? फेयर वैल्यू करना है। ये क्या कर दिया मैंने, एक सेकेंड, ठीक है दोस्तों? इसको माइनस किससे करना है भाई? फेयर वैल्यू ऑफ लीज असेट, ठीक है? आउटफ्लो ऑफ द असेट या फिर फेयर वैल्यू ऑफ लीज असेट, ठीक है? तो ये करना है, ओके? सो जो भी रेट निकल के आएगी वो क्या होगी? आपकी इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट होगी, जैसे कि 12.66 में निकल के आ गई, ठीक है? ओके, अब इसके बाद में ये क्या करेगा? अब ये वाला अपन थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? या फिर कैलकुलेट ना भी करो तो इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, एग्जाम्पल ही है, ठीक है? एनुअल लीज पेमेंट वही है, 50,000 है। लीज
ठीक है। लीज पीरियड क्या है, 5 ईयर है। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 25,000 है। अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 15,000 है। ठीक है। फेयर वैल्यू एट द इंसेप्शन कितनी है, 2 लाख है। और आपको इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट दे ही रखी है 12.6। ठीक है। तो अब इसने क्या कर दिया यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इज कंप्यूटेड। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? अब दोस्तों यहाँ पे आपको लेसी निकाल रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, तो क्या करेगा वो? ठीक है। मिनिमम लीज पेमेंट में लेसी निकाल रहा है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा एग्जाम में। ठीक है। जहां पे आपको इंटरेस्ट एंड इम्प्लिसिट दी हुई होगी। ठीक है। अब मिनिमम लीज पेमेंट निकालने हैं मुझे, तो मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों? मैं क्या करूंगा कि डिस्काउंट कर लूंगा किसको, 50,000 5 सालों का, तो वो कर लूंगा। ठीक है। और खाली गारंटी रेसिडुअल वैल्यू ही लूंगा अब मैं। ठीक है। यूजीआरवी थोड़ी लूंगा, यूजीआरवी हम कभी भी नहीं लेते दोस्तों। हम जब मिनिमम लीज पेमेंट निकालते हैं लेसी का, तो क्या हम उसके अंदर यूजीआरवी करते थे कंसीडर? नहीं करते थे कभी भी, चाहे असेट हमारे पास हो ना हो, हम कभी भी यूजीआरवी लेते ही नहीं थे। ठीक है। आपको याद भी होगा, दिखा देता हूँ ऊपर जाके, ये देखो ये रहा। ठीक है। असेट रिटर्न कर रहा हूँ, फिर से खाली जीआरवी लेते थे। ठीक है। ओके, ये लेते थे ना। ठीक है। ओके। सो इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है। तो चलो क्या करेंगे यहाँ पे, यार देखो देखो यार, मैं भी कर देता हूँ। 1 2 3 50,000। ठीक है। और क्या आएगा, 25,000। ठीक है। और फिर मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, रेट ये 12.6 की क्या कर दूंगा वो रेट निकाल दूंगा। ठीक है। अब वो कैसे, यार मेरे को खांसी आ रही है ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, सबको आती है ना ये तो भाई, ये तो बेसिक है। 12.6 करना, उसको डिवाइडेड बाय कर देना 100। ठीक है। उसके अंदर +1 कर देना। ठीक है। उसको m प्लस कर दो, फिर 1 लो और उसको डिवाइड बाय कर दो MRC करके। ठीक है। तो क्या आ जाएगी आपका, ये आ जाएगा। ठीक है। ये देखो 0.890 आ गया होगा सबका। ठीक है। आ गया होगा। ठीक है। इस तरीके से ऐसे करके आपको करना है। ठीक है भाई लोगों, है ना? ठीक है भाई, सबका आ रहा है ना ये? वैसे थोड़ा सा अलग आ रहा है। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 8, मतलब अपना तो 888 आ रहा होगा कुछ। ठीक है। और इंस्टीट्यूट ने पता है कुछ अलग ही लिया है। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तो अपना जो आपका निकला हुआ आ रहा है ना वो लेना है आपको। ठीक है। अपन अपना लेते हैं, चलो 0.889। ठीक है। 889, फिर उसने बोला कि यार 89 तो है ही, तो उसने ना 890 कर दिया, उसने ऐसे करा है। ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही करा है उसने, है ना? तो इस तरीके से उसने करा है। ठीक है। अरे यार ये जूम का दब गया मुझे गलती से, इस साइड zoom। अरे यार ये क्या है? ठीक है। उसने ऐसे करा है, तो ये लो अगला वाला दो। तो 0 क्या आ रहा है अपना, 788। तो 8 की जगह ये 8 7 है उसके बाद में, तो 9 आ जाएगा। तो वो 8 9 आ गया ना, तो इसने सोचा कि राउंड ऑफ में कर देता हूँ, 90 कर देता हूँ। ठीक है। तो इसलिए इसने है ना 8790 कर दिया, इस तरीके से कर दिया इसने। ठीक है। तो मैंने वो क्या है कि मेरा वो डेसिमल पॉइंट 2 तक ही कर रखा है, इसलिए वो मेरा तीसरा वाला जीरो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। इसने फिर उसके बाद में, ठीक है, 0.700 ऐसे करा है, 700 था वो। ठीक है। ओके। तो 0.622। ओके। 0.552। ओके, हो गया। और ये का यही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से इसने क्या करा यहाँ पे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दिया और मिनिमम लीज पेमेंट इसने निकाल दी है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सम कर दो। ठीक है। ओके, एक सेकेंड। ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना दोस्तों, अ, अपना जो अपने को असेट खड़ी करनी है, असेट है ना, टू लेसर, LESSOR लेसर, और ब्रैकेट में लीज लाइबिलिटी। ठीक है। वो इसी अमाउंट से तो करनी है अपने को। ठीक है। ओके। अरे यार ये क्या है, 191,500, वो मुझे वो करना चाहिए था ना, स्पेशल पेस्ट करना चाहिए था, वो मैंने किया। ठीक है। ओके। तो इस तरीके से किया है इसने दोस्तों, और यहाँ पे देख लीजिए असेट टू लेसर लीज लाइबिलिटी, इस तरीके से किया है। अच्छा हाँ, ये तो अपन ने किया ही नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। अच्छा, हमको ये जो एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है, ये लोअर ऑफ करनी पड़ती है हमेशा दोस्तों। हमेशा याद रखना कि आपको ये लोअर ऑफ करनी है, LOWER, लोअर ऑफ व्हाट, लोअर ऑफ व्हाट, फर्स्ट फेयर वैल्यू ऑफ असेट, लीज असेट।
ठीक है। दूसरा जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो आया है मिनिमम लीज पेमेंट MLP, ये तो क्या है 2 लाख है और ये है इस, ठीक है। तो विच एवर इज लोअर क्या हो गया दोस्तों 191,500, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है दोस्तों, ठीक है। अकाउंटिंग एंट्री 2 लाख और 191,500 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये बोल रहा है कि फाइनेंस कॉस्ट कैसे निकालोगे। तो दोस्तों फाइनेंस कॉस्ट इसके अंदर निकालना बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है यहाँ पे, सिंपल है, ओपनिंग बैलेंस लिख लो, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना है 191,500। मैं तो ऐसे ही निकालता हूँ, ये इंस्टीट्यूट वाले थोड़ा सा अलग करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या कर देता हूँ, जो लीज रेंटल, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा अपना क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर मैं कितना लगा लूंगा, मल्टीप्लाई 12.6 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ओके, लीज रेंटल मेरा कितना है 50,000, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको, इसके अंदर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस तो मैं जोड़ देता हूँ और लेस क्या कर देता हूँ लीज रेंटल, तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, ठीक है। इनका भी ऐसे ही आता है, बट ये थोड़ा अलग तरीके से करते हैं और मैं ऐसे करता हूँ यार, ठीक है। तो ये बिगिनिंग में ओपनिंग बैलेंस था मेरा फर्स्ट ईयर का, ठीक है। फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का मैं ऐसे करके ही निकालता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लेना। और यहाँ पे फाइनेंस चार्ज की एंट्री क्या होगी दोस्तों, फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू लेसर होगी ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, लेसर को बढ़ाना है, ठीक है, लीज लायबिलिटी को बढ़ाना है। तो यहाँ पे आप क्या एंट्री करोगे, पहले ईयर की फाइनेंस, FINANCE, फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे, टू क्या करोगे लेसर, LESSOR लेसर, ठीक है। वो कितने से करोगे दोस्तों, यहाँ पे ये वाले अमाउंट से, ठीक है। 24,129, 129, ओके, ठीक है। ये करोगे, ठीक है, समझ में आ गया सबको। और उसके बाद में क्या करोगे, LESSOR लेसर अकाउंट डेबिट टू क्या कर दोगे बैंक, ठीक है। लेसर कम हो जाएगा, यहाँ पे कितने अमाउंट से हो जाएगा, 50,000 से कम हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 50,000 कर दूंगा, ऑल्ट ESV, ठीक है। स्पेशल पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में ये जो फाइनेंस चार्ज है ना, उसको क्या कर देना, P&L में ले जाना, ठीक है दोस्तों। P&L अकाउंट डेबिट टू क्या कर देना, फाइनेंस चार्ज, ओके गाइज, 24,129, ये दोस्तों ये आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से करना है, और नरेशन आपको सब लिख ही दोगे, नरेशन में तो परफेक्ट ही होते हैं अपन, ठीक है। तो इस तरीके से कर देना, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 4 भी देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 4 में बोल रहा है, इन एग्जाम्पल 2 सपोज अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू इज नॉट डिटरमिनेबल। अब दोस्तों अगर लेसी जो है वो अगर अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू नहीं निकाल पा रहा, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, तो फिर वो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट नहीं निकाल सकता, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट निकालने के लिए तो उसको UGRV की भी जरूरत पड़ती है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, since interest rate implicit on lease is discounting rate at which present value of minimum lease payment and present value of unguaranteed residual value equal to the fair value, ठीक है। फेयर वैल्यू पे होते हैं इम्प्लिसिट रेट पे। सो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट ऑन लीज कैन नॉट बी डिटरमाइनेबल अनलेस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू इज नोन। ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट आप ना डिटरमाइन ही नहीं कर सकते अगर आपके पास में UGRV नहीं है। तो इफ इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट ऑन लीज इज नॉट डिटरमिनेबल, दोस्तों अगर हम इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट को डिटरमिनेबल नहीं कर पा रहे तो हम क्या यूज करते हैं, इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों यहाँ पे। और ये बोल रहा है कि इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट कितनी है आपकी, 10% है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फिर आपकी जो न्यू लीज लाइबिलिटी है वो आपको क्या करनी है, फिर मतलब न्यू जो लीज लाइबिलिटी आप जो एसेट और लाइबिलिटी बुक करोगे आपको 10% इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट से को यूज करके और निकालनी है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट को अगर 10% का अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर मान के अगर मैं डिस्काउंट करता हूँ हर एक 50 को 25 को, क्योंकि खाली GRV है मेरे पास में, गारंटी रेसिडुअल वैल्यू ही है, UGRV तो मेरे पास में है नहीं। तो फिर मेरे पास में PV आ जाएगी 2,05,025, जो कि मोर देन है मेरी फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट से। और मैं हमेशा जो एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी जो करता हूँ, टू लेसर जो मैं करता हूँ वो क्या करता हूँ, लोअर ऑफ क्या करता हूँ,
मेरी पीवी ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू ऑफ द असेट विच एवर इज लोअर, ठीक है, विच एवर इज लोअर में करता हूँ मैं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, तो यहाँ पे 2,05,000 आ गया, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जो मेरी असेट नहीं बुक करूंगा, जो लीज असेट में बुक करूंगा, वो किससे करूंगा, 2 लाख से करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मैं 2 लाख से असेट बुक कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है ना। अब मैं क्या करूंगा कि यूजीआरवी नहीं है तो मैं खाली जीआरवी को ही, जो गारंटी रेसिडुअल वैल्यू है ना, उसी को ही यूज करके मैं क्या करूंगा, मेरी इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट मैं निकाल लूंगा, ठीक है। तो बेस रेट तो हमने मान ही रखी है 10% की डिस्काउंट रेट से। अभी इसने एक और हिट मार दिया कि ठीक है मैं गैस रेट मान रहा हूँ 12%, तो इसने 12% मार दिया, ठीक है। सिंस द लाइबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एट अ फेयर वैल्यू 2 लाख रुपीज, वी नीड टू सर्टेन अ डिस्काउंट रेट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू मिनिमम लीज पेमेंट्स इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज। मतलब कि हाँ, हमको दोबारा से ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी जहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स है वो इक्वल्स टू हो जाए 2 लाख, क्योंकि हम 2 लाख यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 लाख से लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, 2 लाख से रिकॉर्ड कर रहे हैं लाइबिलिटी, तो हम क्या 10% के डिस्काउंट रेट थोड़ी मान सकते हैं, हमें दोबारा से हमारी वो कैलकुलेट तो करनी ही पड़ेगी ना डिस्काउंटिंग रेट को। तो डिस्काउंटिंग रेट हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि अब जो हमारे मिनिमम लीज पेमेंट्स के जो है ना पीवी है ना, वो इक्वल्स टू आ जाए 2 लाख के। तो सिंपल ही है, वही वाली चीज़ है, बस खाली यहाँ पे यूजीआरवी नहीं है तो जीआरवी से कर लो, कोई बात नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने ये भी तो जीआरवी से करा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हमने जीआरवी से ही करा है, तो यूजीआरवी है ही नहीं तो क्या करें फिर, ठीक है। जीआरवी से ही कर लो ये भी, ठीक है। तो 12% का इसने गैस रेट माना और यहाँ पे इसने वही फॉर्मूला यूज करके और 10.95 से इसने कैलकुलेट कर दिया, तो डिस्काउंटिंग रेट आ गई यहाँ पे 10%। तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसने वही वाला जो ऊपर हमने किया था, ये जो हमने निकाला था ना, ये जो क्या सॉरी ये वाला, ये चीज़ जो हमने निकाली थी वो इसने दोबारा से निकाल दी, ठीक है। कि हाँ भाई ये रेट आ रही है डिस्काउंटिंग रेट, तो अब ठीक है 2 लाख रुपीज़ का हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो उसके ऊपर क्या करो फिर 10.95 से तुम इंटरेस्ट निकाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 10.95 से इंटरेस्ट निकाल देना, लेस 50,000 कर देना, तो 2 लाख प्लस इंटरेस्ट कर देना और ये लेस कर देना, जो भी बैलेंस आएगा वो आ जाएगा। तो वैसा ही इसने करा है, ठीक है। 171,900 आ गया, फिर हर साल ऐसे ऐसे करते रहना, ठीक है, इस तरीके से कर देना। दोस्तों यहाँ पे ये स्टार लगा के ये क्यों कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है ना, वो आप क्या करना कि यहाँ पे ना डिफरेंस ले लेना यार, ठीक है, डिफरेंस ले लेना। जो भी आपका है ना लास्ट में जो भी ओपनिंग बैलेंस बचता है ना, लास्ट में जो भी बचता है ना उसके अंदर है ना थोड़ा सा ये इंटरेस्ट को है ना आप एडजस्ट करके और है ना फिर लिख देना, ठीक है। तभी ये है ना बताऊँ मैच करेगा, ये 2 लाख है ना, ये हमेशा मैच होना चाहिए आपका। तो आपको इंटरेस्ट को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आपका 2 लाख मैच हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से कर देना, ओके, समझ गए ना भाई। तो मतलब वो कैसे करोगे आप, तो आपका जो आपका है ना ये बैलेंस बच रहा है ना भाई, उसको ही है ना आपको है ना प्रिंसिपल में लिख देना है। बाकी फिर जो मिनिमम लीज पेमेंट है वो तो आपको पता ही है 50,000 है, और 25,000 आपको किसके देने हैं, जीआरवी के देने हैं। तो इसमें से इसको फिर लेस कर देना, तो जो भी डिफरेंस आए फिर उसको इंटरेस्ट फाइनेंस चार्ज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको एंड वाले पीरियड में, ठीक है। आप क्या कर देना, दोनों का डिफरेंस लिख देना, ठीक है। मतलब जो मिनिमम लीज पेमेंट देने वाले हो वो, और जो आपका ओपनिंग बैलेंस बचा है ना उसका फाइनेंस चार्ज कैलकुलेट मत करना, बस उन दोनों का डिफरेंस कर देना और वही क्या कर देना फाइनेंस चार्ज कर देना, ठीक है। इस तरीके से कर देना, क्योंकि फिर आपका प्रिंसिपल मैच नहीं हुआ ना वरना, तो ठीक है। अब फाइनेंस चार्ज की अपन ने, ये बुक्स किसकी है दोस्तों हमेशा याद रखना, ये हमने अभी तक लेसी की बुक्स पढ़ी है, मैंने बता भी दिया था लेसी की बुक्स के अंदर। तो ये लेसी की बुक्स के अंदर ऐसी कुछ एंट्रीज है दोस्तों। ये इलस्ट्रेशन 1 है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये 30 मिनट्स का हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को भी देखेंगे, और उसके बाद में हम उस वीडियो के अंदर फाइनेंस लीज के अंदर बुक्स ऑफ लेसर को कैसे करना है वो भी खत्म कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा बड़ा तो कुछ है नहीं, छोटा सा ही है ये, ठीक है। ओके, सो दोस्तों आई होप कि ये सबको समझ में आ गया होगा। आई होप कि सबको पता लग गया कि इंटरेस्ट एंड इम्प्लिसिट क्या होता है, कैसे होता है, क्या ये चल रहा है इसके अंदर, सब कुछ कहानी मैंने बता चुकी है आपको। तो फिर भी कोई डाउट है तो दोस्तों आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर पिछले कुछ वीडियोस के अंदर दिया था। तो आई होप सबने लिख लिया होगा, ठीक है। ओके, सो दोस्तों इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट ये रहा, कैसे हुआ था ये मैंने बता ही दिया। ओके गाइज, ये हमने पढ़ लिया, और ये बुक्स ऑफ किसकी है, लेसी की है। लेसी की बुक्स के अंदर यहाँ पे सिंपल से 3-4 ही तो एंट्रियां हैं यार, असेट टू लेसर है, फाइनेंस चार्ज को बुक करना है, ठीक है, फिर लीज का पेमेंट करना है, ठीक है। 2-3 ही तो चीजें हैं यार, ठीक है। पहली क्या चीज है, पहली क्या चीज है, असेट को बुक करो, लीज असेट को, लीज असेट को बुक करो, पहला स्टेप लीज असेट को बुक करो, ठीक है। दूसरा क्या करना है, फाइनेंस चार्ज, फाइनेंस चार्ज को बुक करो, फाइनेंस चार्ज को बुक करो, ठीक है। तीसरा क्या है, पेमेंट, पेमेंट ऑफ, पेमेंट ऑफ व्हाट, लीज रेंटल, ठीक है।
एंट्री बता ही चुका हूँ। 4 क्या है, उसको जो फाइनेंस चार्ज है ना, इसको क्या करो, ट्रांसफर कर दो किसमें, फाइनेंस चार्ज को ट्रांसफर कर दो कहाँ पे, ट्रांस किस कर दो टू पी एंड एल, ठीक है। तो ये चार ही तो चीजें हमको करनी है बुक्स ऑफ द लेसी के अंदर, ठीक है। बुक्स ऑफ डबल एस लेसी, ठीक है। तो एसेट को बुक करने की क्या एंट्री होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर, फाइनेंस चार्ज की क्या होगी, फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू लेसर, क्योंकि लेसर को बढ़ाना है। और पेमेंट ऑफ द लीज रेंटल की क्या होगी, लेसर टू बैंक, और उसको फिर पीएनएल में चार्ज, फाइनेंस चार्ज को पीएनएल में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी दोस्तों, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्ज। तो सिंपल सी है लेसी की अकाउंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होती है ये, और लेट्स सेशन नंबर 1 करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, ओके, एंजॉय दिस वीडियो, and if you have any doubts then mail me and comment me, okay, comment on the video section. Bye bye.